जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो एमसीक्यूज की शुरुआत किए हैं फिजिक्स के, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग वर्क पावर और एनर्जी का जो है एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके होंगे, तो आप उन दोनों लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा और अपने साथ जो है एक नोट कॉपी जरूर रखें, ताकि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो है उसमें नोट डाउन कर सके। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो है समझ विकसित होगी। वैसे ही आपको समझ आएगा कि कैसे सवाल लगाने हैं, सवाल का अप्रोच कैसे करना है। तो हम लोग इस सेशन में जो है 51 के आगे का क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग 50 तक जो है पहले कर चुके हैं, तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे वहां पे हम लोग इस सेशन में इसको कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जो है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा। तो हम लोग जो कार्य करते हैं तो हम लोग कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब भी क्या होता है ना, कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक तरह की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्टोर एनर्जी होता है। ठीक, ये जो है स्टोर एनर्जी होती है। एक तरह से क्या होती है? ये संचित ऊर्जा होती है। ये क्या है? तो ये संचित ऊर्जा है, ये संचित ऊर्जा है। ठीक है, तो संचित ऊर्जा है मतलब यही हमारे अंदर स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर रहता है, और इसी एनर्जी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। मतलब कि जो हम कार्य करते हैं वो हम किस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग जो है अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किसी चीज को उठाने में या मूवमेंट में, चलने में। ठीक, तो हम लोग जो कार्य करते हैं वो तो गतिज ऊर्जा का करेंगे। ठीक, हम लोग गति के रूप में जो है कार्य कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो एनर्जी आएगी, आखिर जो है जो एनर्जी हमारे अंदर जो स्टोर है वो किस रूप में रहेगी? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर रहेगी। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वो कैसा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा होगी जिसको हम किस में बदलेंगे? जब यही स्थितिज ऊर्जा जो हम जब कार्य करने जाएंगे तो इसी स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में बदलेंगे, या इसी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे? वर्क में बदलेंगे। आखिर एक तरह से काम भी क्या है? ऊर्जा ही तो है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्य है एक तरह से ऊर्जा ही तो है अपना। ठीक, तो कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी, उसी का उपयोग करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा से तो हम लोग चीजों को चलाते हैं, जैसे पंखा वगैरह, ये सब जो है लाइट वगैरह है जो ऑन होता है, ये सब क्या है? उसी का एग्जाम्पल होगा आपका। नाभिकीय ऊर्जा में हम लोग जो है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब का इस्तेमाल करके जो है हम लोग क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं? टरबाइन को रोटेट करते हैं और वहां से क्या करते हैं? बिजली वगैरह बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा हमको कहां से मिलेगा? तो बैटरी वगैरह, सेल वगैरह है, वो हमारा केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी का सोर्स होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा? तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 बनता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो जब भी कोई हम लोग कार्य करते हैं, जब भी कोई बल लगाते हैं, ठीक, और बल और जो विस्थापन, बल के द्वारा जो विस्थापन उत्पन्न होता है, अगर बल और विस्थापन के बीच में जो है एक कोण बनता है जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, अगर उस कोण का मान 90 हो गया तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ थीटा दे दिया गया है और आपको थीटा का वैल्यू 90 दिया गया है। ठीक, तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है एफ एस विस्थापन और उनके बीच का कोण होता है कॉस थीटा। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? हमको दिया गया है यहाँ पे कॉस 90 दे दिया गया। हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या दिया? कॉस 90। तो जरा देखिए, तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 का वैल्यू जो है 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो जब इसको हम 0 रखेंगे तो क्या होगा? एफ एस, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? कॉस, ये हो जाएगा आपका जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का क्या मिलेगा? पूरा इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा, मतलब W इक्वल टू क्या? 0। तो कार्य बराबर क्या मिलेगा? कार्य बराबर 0 मिलेगा। तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर
बल और विस्थापन के बीच कितना कोण हो जाए, 90। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों के बीच में 90 का एंगल बन जाए तो इस केस में क्या होगा, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, कार्य प्राप्त होगा वो शून्य हो जाएगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है। कार्य जो है मैक्सिमम क्या होगा, वर्क मैक्स कब मिलेगा आपको, कार्य मैक्स कब मिलेगा, जब बल और विस्थापन के बीच क्या हो, जीरो एंगल बने, तब क्या होगा, हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा जो कि होगा एफएस। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वर्क है। ठीक है, तो अगर जीरो बनता तो मैक्सिमम वर्क मिलता, और अगर यहाँ पे 90 बन गया इसलिए जीरो वर्क होगा यहाँ पे। तो ऐसे करके हमको निकालना है। तो बल और बल के दिशा में विस्थापन हो तो अधिक मान मिलेगा, और बल और बल के विपरीत दिशा में अगर हमको जो है विस्थापन मिल गया तो हमको नकारात्मक कार्य मिलेगा। अगर थीटा का मान 180 हो गया तो फोर से एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान क्या होता है, 180 हो गया होता तो ये क्या हो जाता, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क होता वो नेगेटिव हो जाता। ये अपना एफ एस कॉस 180, इसका वैल्यू होता है आपका एफ एस, और ये होता है -1। तो इस केस में हमारा कार्य क्या होता, नकारात्मक हो जाता, नहीं नेगेटिव हो जाता। तो इस तरह से जो है थीटा पे वैल्यू डिपेंड करता है हमारे वर्क का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो यहां पे देखिए, जब भी किसी आकार में क्या बताया हम लोग, जो है कोई जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति, अब वस्तु की जो है स्थिति हो, या इसका जो है वस्तु का विन्यास हो, या वस्तु का जो है आकार, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन के कारण, वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो समझ रहे हैं आप, तो वस्तु के अगर स्थिति में बदलाव किया जाए, उसके विन्यास में ओरिएंटेशन में बदलाव किया जाए, या उसके जो है आकृति में बदलाव किया, आकार में बदलाव किया जाए, तो क्या होगा, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी हमको। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, शरीर द्वारा प्राप्त। तो जब किसी आकार में बदलाव करेंगे, आकार में बदलाव करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, उसको जो है संकुचित कर रहे हैं। तो जैसे उस पर जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो बढ़ जाएगा, फिर से क्या होगा, वो फैल जाएगा, अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, उसके आकार को परिवर्तित कर देते हैं, और जैसे उस पर बल हटा देते हैं तो वस्तु क्या करती है, पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो जब वस्तु में हम परिवर्तन लाएंगे तो उसमें स्टोर एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और फिर जैसे उसको हटाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा और अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो वस्तु को जो हम उसकी स्थिति में बदलाव ला रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, उस एनर्जी स्टोर को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। जब किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग था ये, ठीक है, और इसी स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। तो अब जो है जैसे इसको कंप्रेस करेंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तुरंत जो है इसकी स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा, अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करने जाएगा। तो स्प्रिंग में प्रत्यास्थता का गुण होगा। जैसे इसको प्रत्यास्थता मतलब क्या होता है, जो अपने लगाए गए बल का विरोध करता है, जो अपने आकार में आए परिवर्तन का विरोध करता है। तो जब भी वस्तु अपने आकार में आयतन, अपने आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, जिस बल द्वारा आप उसके आकार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो उस बल का विरोध करता है। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ। जैसे वो बल हटा देंगे, वो पूरा क्या करेगा, अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो इसके कारण जब स्थिति में बदलाव ला रहे हैं, तो वस्तु में कौन सा जो है एनर्जी स्टोर होगा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अगर हम लोग किसी वस्तु को जो है ऊपर की ओर उठाते, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसको ऊपर उठाते, तो वहां पे क्या होता, तो वहां पे हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मिलती। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका मान होता है जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका मान होता है माइनस में mg और h होता है। ठीक है, माइनस में mg h होता है। जबकि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर हम लोग को बोला जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसका दिखाएंगे तो 1/2 k और x का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रत्यास्थ जो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, तो हमारे अंदर जो है प्रत्यास्थ ऊर्जा इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब भी किसी में आप बदलाव लाएंगे तो चलिए
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल पढ़िए। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे से 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा जो है, ये जो है किलोवाट घंटा, ये क्या होता है, ये जो है यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो है ऊर्जा की इकाई है, नहीं ये क्या है, ऊर्जा की खपत इकाई है, नहीं खपत वाली इकाई। इसी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक यूनिट मापते हैं, ठीक है। कितना विद्युत खर्च हो रहा है उसको हम लोग मापते हैं, विद्युत खपत को हम लोग मापते हैं। तो विद्युत खपत को किसमें मापा जाता है, तो किलो वाट आवर में मापा जाता है, किलो वाट आवर में मापा जाता है। और ये किलो वाट आवर जो होता है कितना है, तो ये होता है आपका जो है 3600 गुने 10⁻³ जूल होता है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुने 10⁵ जूल होता है, ठीक है। ये कैसे आता है देखिए। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर होता है आपका जो है 1 जूल/सेकेंड होता है, ठीक। पहले याद रखिए क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका जूल/सेकेंड, ठीक है। पावर का क्या होता है, जूल/सेकेंड। जूल/सेकेंड को ही हम लोग किस में बोलते हैं, पावर के लिए हम लोग यूनिट वाट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पावर के 2 यूनिट हो जाएंगे, 1 जूल/सेकेंड और 1 वाट हो जाएगा। तो 1 वाट बराबर हम क्या समझते हैं, तो 1 जूल कार्य पर सेकेंड। जब भी कोई 1 जूल कार्य जो है पर सेकेंड किया जाएगा, 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करेंगे तो वो हो जाएगा 1 वाट होगा। तो जो हमसे कोई बोलेगा अब किलोवाट कोई पूछेगा तो क्या होगा, किलोवाट हो जाएगा। तो आपका किलोवाट जो होता है ये कितना होता है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे जो है वाट आवर दे दिया, तो वाट आवर बार कितना जूल होगा। तो देखिए आवर में कितना होता है, तो आवर में जो है कितना सेकंड हो जाएगा, तो आवर में टोटल सेकंडों की संख्या होगी आपका जो है 60, और 60 को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका जो है 3600। ये हो जाता है अपना 3600 जूल होता है। इसी तरह से अगर हमसे पूछ ले कोई किलोवाट आवर बताइए, तो किलोवाट आवर तो क्या होगा, 3600 गुने किलो के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 10⁻³ जूल। इस तरह से इसको करेंगे तो क्या आएगा, 36 गुने ये 2 इस पे चला जाएगा, तो 10⁻5 जूल हो जाएगा। मतलब 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, तो 36 गुने 10⁻5 जूल होता है। मतलब ये 1 किलोवाट को अगर हम लोग जो है 1 किलोवाट जो है एक यूनिट के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट जो है अगर आप बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, 1 किलोवाट बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं आप, तो क्या होगा उसको हम 1 यूनिट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप अपने घर में जितना भी बिजली बल्ब वगैरह है सबको काउंट कर लीजिए, ठीक। और इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग बिजली का यूनिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप जो है किलोवाट आवर लिखिए और उसको जो है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा गया था कि आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा जो है कितना जूल के बराबर है, तो किलोवाट घंटा हो गया यहाँ पे ये 36 गुने 10⁵5 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो है 36 गुने 10⁵5 जूल, ये बराबर हो गया आपके 1 किलोवाट आवर के। तो ऐसे करके इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। जब 2 लोचदार पिंड, लोचदार पिंड मतलब क्या होता है, इलास्टिक बॉडी, नहीं इलास्टिक बॉडी यानी प्रत्यास्थ, मतलब ऐसा वाला बॉडी जो क्या हो, जब उस पर बल लगाया जाए तो क्या हो, बल के प्रभाव में जो है अपनी थोड़ा सा की स्थिति बदल जाए, और जैसे उसका बल खत्म हो जाए, उस पर लगाए आरोपित बल खत्म हो जाए, तो पुनः क्या करे, अपनी अवस्था को प्राप्त कर ले। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं कैसा, लोचदार या फिर जो है इलास्टिक बॉडी। तो बोला जा रहा है जब 2 लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराएंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई टेनिस बॉल है, या फिर जो है जो टेनिस बॉल को जो हम लोग जब मारते हैं, तो या फिर 2 बॉल आपस में टकराए तो क्या होता है, वो टकराएंगी और कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, और कुछ समय बाद जाके वो जो है अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेंगी, पहले जैसा था वैसे ही हो जाएंगी। हाँ, जब टकराते समय क्या होगा, थोड़ा सा उनके आकार में हो सकता है परिवर्तन आ जाए, लेकिन जैसे वो टक्कर के बाद क्या होगा, पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। या जो बिली बोर्ड होता है जो हम लोग खेलते हैं, ठीक,
उसमें भी क्या होता है कि आप जो हीट करते हैं छड़ से, जो है आप बॉल को जो हीट करते हैं, उसमें भी क्या होता है, वो थोड़ा देर बाद अपनी, जैसे आप फोर्स लगाए उस पर, तो अपनी गति को चेंज करेगा, कुछ समय के लिए अपनी अवस्था को चेंज लाएगा, और फिर कुछ समय बाद क्या करे, अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो जितने भी लोचदार पिंड होते हैं आपस में टकराने के बाद क्या होते हैं, कुछ समय बाद अपनी पुनः आकृति को प्राप्त कर ले, जैसी उनकी आकृति थी वही आकृति को प्राप्त कर लेंगे, समय विरूपित हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ये होंगे कुछ समय के लिए, फिर वापिस आ जाएंगे। ठीक, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने में शुरू हो जाते हैं, ये होता है। तो दोनों पिंड क्या होंगे, वापस से अपनी अपनी जो है स्थिति को बनाए रखना चाहेंगे, और फिर से अपनी जैसी प्रारंभिक स्थिति होगी वही आकार को फिर से वो लोग क्या करेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। तो जब भी कोई लोचदार पिंड होगा आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, वो अपनी आरंभिक जो है आकृति को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, जल्द से जल्द उसको प्राप्त करना चाहेंगे, एज सुन एज पॉसिबल। जबकि अलोचदार के साथ ऐसा नहीं होता, बिखर जाता, टूट जाता, या फिर जो चेंजेस परमानेंट होता उसमें। तो ये है अपना, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि यहाँ पे नहीं हो। मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, शीघ्र नहीं होता, टाइम लगेगा। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक होता है सदिश स्केलर, और एक होता है आपका जो है सदिश को हम लोग बोलते हैं जो है वेक्टर। सदिश हो गया आपका जो है वेक्टर, और आपका जो है एक होता है अदिश राशि, यह है आपका स्केलर। तो होता क्या इसमें, जो सदिश होते हैं, सदिशों के पास क्या होता है, इनके पास जो है मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इनमें होता है। ठीक है, इनमें डायरेक्शन भी होता है, इनमें दिशा भी होती है, जबकि स्केलर में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक, तो ये तो बेसिक अंतर होता है कि सदिश राशि ऐसी होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, अदिश राशि ऐसे होते हैं जिनमें जो है परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो है आपका जो है बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, क्योंकि इनमें दोनों चीज होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए चाल वगैरह है, दूरी वगैरह है, ये सब क्या है आपका जो है कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, ये सब क्या है अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि उनके पास परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ये दोनों है, तो आपका बल है, ठीक है, और आपका जो है विस्थापन है, आपका जो है बल और विस्थापन है। तो हमसे पूछ रहा है कि बल और विस्थापन का जो है ये दोनों सदिश है, आपका बल और हमारा जो है ये विस्थापन है, बल विस्थापन। तो बल विस्थापन क्या दे रहा है आपको, कार्य दे रहा है, बल विस्थापन कार्य दे रहा है। तो यहाँ पे कार्य क्या होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, दो जो सदिश होते हैं, दो दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। ठीक है, दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है, तो दोनों हो सकता है, ये दो सदिशों का गुणनफल अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो क्या है, अदिश है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग दो को करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है अपना, ये जैसे मान लीजिए दो है अपना ए और बी है, तो ये हो जाएगा अपना ए बी और कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है अपना, ये अपना दो सदिश है, दो सदिश कौन है, बल और विस्थापन है। तो यहाँ पे जो बल और विस्थापन है, तो ये अपना बल और विस्थापन है, और ये बल और विस्थापन जो है इनके बीच के एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा ये किसके बराबर हो गए, ये कार्य के बराबर हो गए, वर्ग के बराबर हो गए। और हमारा वर्ग क्या होता है, वर्ग हमारा अदिश होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो बल और विस्थापन दोनों सदिश है, लेकिन इनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कार्य मिलता है। बल और विस्थापन का जो है गुणनफल वो क्या है, वो कार्य है, और कार्य क्या है, एक अदिश राशि होती है। कार्य अदिश है, शक्ति, ऊर्जा, जितने तरह के ऊर्जा होते हैं सबके सब क्या होते हैं, वो ऑलमोस्ट सबके सब जो है अदिश होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसे करके देखेंगे हम लोग, तो दो सदिश जब भी गुना करेंगे, जब भी दो सदिशों का गुना होगा, दो सदिश है ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक अदिश बना देगा। ठीक है, तो दो सदिशों का गुणनफल यहाँ पे अदिश आ गया।
अगर यही क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता, अगर क्रॉस, तो वहां पे क्या होता अपना, वो सदिशी होता वो। तो इस तरह से देखते हैं। तो कार्य क्या है, कार्य एक तरह से आपका जो है सदिश राशि है। कार्य जो है कार्य अदिश राशि है, जबकि कार्य किसका गुणनफल है, दो सदिशों का गुणनफल है, इसके बावजूद भी जो है क्या है वो अदिश है। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, ठीक, किसी पिंड की जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान बताइए। तो आपको संवेग पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको ये संबंध पता होना चाहिए पहले। के ई बराबर होता है काइनेटिक गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 पी का स्क्वायर अपॉन एम होता है, ये इसका बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक। संवेग और जो है इसके बीच का एक रिलेशनशिप होता है आपका, पी बराबर जो होता है अपना संवेग होता है। तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, के ई बराबर जो होगा आपका, ये समानुपाती होता है किसका, संवेग के स्क्वायर के, संवेग के स्क्वायर के जो है ये समानुपाती होता है। या आप पूछे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, P बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में जो है काइनेटिक एनर्जी होगा, ये ऐसे करके, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, गतिज ऊर्जा कितना हो गया 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गया तो संवेग कितना होगा, अंडर रूट में 4, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा 2। तो संवेग कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक मान के दोगुनी हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो संवेग क्या होगा, वो स्क्वायर रूट में होता है, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा। ये आता कैसे, कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं, तो आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, ठीक है। आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 m और v का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर मान लीजिए हम दोनों तरह से जो है इसका इंटू कर दिए, तो इसमें m इंटू वी को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर बट्टे m आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए ये है अपना, तो क्या अगर p स्क्वायर बराबर ये नहीं होगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर, ठीक। अगर p बराबर जो m भी होता है, संवेग बराबर m भी होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर। अब उसी को यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे देखिए तो m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2m, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे p का स्क्वायर। तो इस तरह से रिलेशनशिप क्या बन रहा है, इससे रिलेशनशिप हमारा बन गया के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर अपॉन 2m, यही तो बना, वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, यही लिखा गया यहाँ पे। तो अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो संवेग क्या होगा, दुगना होगा, ठीक। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई तो संवेग क्या होगा, दुगना होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है वहां पे, तो प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p, द्रव्यमान m हो, तो p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, p और m, ये रिलेशनशिप पूछ रहा है यही। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है आपका p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, अभी ना निकाले हम लोग, ये इसके बीच का रिलेशनशिप होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो देखिए कहाँ है, p स्क्वायर अपॉन 2m, ये है। तो अगर संवेग p है, द्रव्यमान m है, तो p और m के पदों में गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर होगी p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। अभी रिलेशनशिप हमने निकाला यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा संवेग बराबर होता है m इंटू वी, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब जो इस गतिज ऊर्जा में बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा में दोनों तरफ से m अपॉन m से जो है गुणा कर देने पे, ठीक है, गुणा करने पर आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये बदल जाएगा 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर बट्टे m हो जाएगा, इसको गुणा कर दिया आपने m अपॉन m से। और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं p का स्क्वायर अपॉन m लिख देंगे, p का स्क्वायर अपॉन m लिख देंगे। तो यही तो हो गया, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा बराबर हो गया 1/2 p का स्क्वायर अपॉन m हो गया, ठीक, यही है। तो इस तरह से रिलेशनशिप बन गया अपना। तो संवेग के पदों में जो है गतिज ऊर्जा कैसे बताते हैं, संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा को दिखाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो गतिज ऊर्जा बराबर होगा p का स्क्वायर अपॉन 2m, p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसी से पता चलता है कि जो है जितना ज्यादा जो है ये
अगर यहाँ पे देखा जाए रिलेशनशिप क्या होगा, तो आपका जो है P जो है समानुपाते होगा, संवेग समानुपाते होगा आपके गतिज ऊर्जा के वर्ग के, या फिर जो है गतिज ऊर्जा किसके समानुपाते होता है, तो संवेग के स्क्वायर के। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये अपना स्क्वायर है अपना, तो हमसे यही पूछा जा रहा है। तो ऐसे करके तो आपको रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या संबंध है। इसी से बहुत सारे सवाल बनेंगे, कैसे बदलता है। बोल रहा एक हल्के एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है पूछा जा रहा है कि दो पिंड है, एक हल्का एक भारी है, दोनों की गतिज ऊर्जा एक समान है। अब आपसे पूछ रहा है किसका संवेग अधिक होगा, तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा जो गतिज ऊर्जा है के इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ये है अपना संवेग क्या है m इंटू वी। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों जगह पे क्या है द्रव्यमान और गति, द्रव्यमान और वेग है, द्रव्यमान और वेग है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, दो पिंड है यहाँ पे, एक हल्का है एक भारी है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा मतलब दोनों का समान है, मतलब ये जो है मान लीजिए गतिज ऊर्जा मान लेते K1 है तो और K2, ये दोनों बराबर है, K1 और K2 बराबर है। K1 और K2 क्या है गतिज ऊर्जा है, तो पहले वाले की गतिज ऊर्जा दूसरे वाले की गतिज ऊर्जा के बराबर है, यहाँ सवाल में ये दिया गया है। तो अब देखिए जो भारी और हल्का है, तो मान लेते हैं जो है जो हल्का वाला है आपका, हल्का वाला का मास जो है m1 है और जो भारी है उसका मास मान लेते हैं m2 है। ठीक, हल्का वाले का m1, भारी वाले का जो है m2 है। दूसरा जो है इसका वेग ले लेते हैं, इसका वेग जो है v1 है, इसका वेग ले लेते हैं v2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m1 v1 का स्क्वायर अपॉन 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर, यही तो 1/2 1 कटा। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बचा, यहाँ दोनों के बीच में बचा m1 v1 का स्क्वायर अपॉन इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समझिए दोनों बराबर है, तो यहाँ पे अब क्या मायने रख रहा है, ये दोनों चीज बराबर कैसे हो सकता है जबकि एक हल्का है और एक भारी है। हम लोग यहाँ कोई मान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए m जो हल्का वाला है, m जो है मास क्या था हल्के वाले का था, तो आप मान लीजिए हल्का वाला जो है इसको 10 ले लीजिए, तो 10 गुने जो है v1 कुछ होगा। अब इसका मान जो है भारी वाला है, तो भारी वाला मतलब क्या होगा, जो भारी होगा तो इसका मान लीजिए 20 है और ये अपना v2 है। तो अब जरा देखिए तो ये दोनों मान कैसे बराबर हो सकते हैं, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 20 है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो v का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे v का मान अधिक होगा, v2 का मान कम होगा, तभी तो होगा। तो v1 का मान क्या होगा, यहाँ पे जो v1 होगा ये ज्यादा होगा आपके किसके v2 से, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे, क्योंकि 10 में हमको किसको v को गुना करना है, तो v यहाँ पे क्या होना चाहिए, v का मान अधिक होना चाहिए ताकि इसका वैल्यू अधिक निकल सके। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये जो 20 अधिक है तो यहाँ पे v2 का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये बराबर हो पाएगा। तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि जो हल्की वाली है, जो हल्की वाली है जो m1 है, जो m1 है उसका क्या है, उसके पास वेलोसिटी क्या है अधिक है, m1 की वेलोसिटी अपने पास अधिक होती है, तो m1 की जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है वो अधिक है, m1 वाले की वेलोसिटी अधिक है, जबकि m2 के पास क्या है वेलोसिटी कम है, एज कंपेयर टू जो है m2 के पास वेलोसिटी जो है कम है। तो m2 के पास वेलोसिटी कम है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे भार किसके पास ज्यादा है, भार जो है m2 के पास ज्यादा है, दिया भी गया है m2 के पास भार ज्यादा है, तो m2 के पास भार ज्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है। ठीक, अब आइए यहाँ पे, अब देखिए संवेग वाले में क्या डिपेंड करता है, संवेग वाले में डिपेंड करता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग जब संवेग की बात करेंगे, ठीक है, संवेग की बात करेंगे तो संवेग में डिपेंड क्या करता है कि कौन कितना भारी है, उसमें भारी ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू वेलोसिटी के। ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसमें जो है संभावना बनती है कि संवेग का मान उसमें अधिक होगा, जबकि गतिज ऊर्जा में क्या होता है वहां पे वेग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि वेग का स्क्वायर होता है, तो वेग का स्क्वायर होता है इसलिए वेग वहां पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखिएगा, तो जो संवेग की बात करेंगे संवेग किसका होगा, तो जो भारी पिंड होगा, भारी पिंड का क्या होगा संवेग हल्का हो जाएगा अपेक्षाकृत हल्के पिंड का। ठीक है, तो भारी पिंड का संवेग जो है अधिक होता है किसके अपेक्षा, हल्के पिंड की अपेक्षा। और यहीं पे अगर पूछता हमसे गतिज ऊर्जा, अगर ऐसे दो अलग अलग दे दिया जाता तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हल्का पिंड है, हल्का पिंड जो है उसका वेग अधिक है, हल्के पिंड का वेग अधिक है, तो जाहिर सी बात है वेग के कारण क्या होगा उसमें ऊर्जा भी अधिक आ जाएगी। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे क्या किया था, दोनों का मान बराबर कर दिया था, तो दोनों का मान बराबर कर दिया तो हम लोग यहाँ पे वेग निकाल रहे थे, तो वेग से पता चला v1 का अधिक है v2 का कम है, तो इसी से हम लोग अनुमान लगा लिए
कि जो है क्या होगा, जिसका वेग अधिक है, v1 का वेग अधिक है, मास इसका कम है, v2 का वेग कम है, इसका मास अधिक है, तो संवेग में क्या होता है, मास का खेल होता है, मास जितना ज्यादा होगा संवेग की मात्रा उतनी अधिक होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भारी पिंड होगा उसका संवेग अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िए। तो एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो दो ट्रक है, एक कार है एक ट्रक है, दोनों के पास क्या है, समान गतिज ऊर्जा है, तो दोनों को जो है अब रोकना है एक साथ, दोनों को एक साथ रोकना है। तो दोनों को एक साथ अगर रोकना है ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब दोनों को एक साथ हम लोग रोकेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो बोला जा रहा है कि उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है, तो जब हम उनको बल प्रयुक्त करेंगे मतलब मंदन उत्पन्न करेंगे उनमें, तो ट्रक और कार जो है क्या होगा ट्रक और कार के साथ। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज जो है हम किसी चीज को रोक रहे हैं, ठीक है, पहले उसमें क्या है, गतिज है, गति है, गति के कारण क्या है, उसमें कार्य करने की जो है क्षमता उत्पन्न हो जा रही, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो रही। क्योंकि हमको कब कहता है, देखिए हमको ये पता है ना, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब जरा देखिए तो जरा, तो इसका मतलब जितना ऊर्जा होगा उसी से कार्य किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, वही क्या बनेगा, वही आगे चल के कार्य करेगा, हमारा वर्क करेगा। और हमको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे बोला गया फोर्स बराबर लगाया जा रहा है, बोल रहा है कि जो है इनमें यहाँ पे क्या बात कर रही है, गतिज ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है, मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर हो गई। और फिर क्या बोल रहा है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो उनमें विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होगा, या फिर जो है वो कितनी दूरी पे जाके रुकेंगी, या फिर कौन पहले रुकेगा कौन बाद में रुकेगा, ये बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों की चूंकि गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान होने के कारण क्या होगा कि जब हम उसे फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो दोनों पे क्या होगा कि चूंकि गतिज ऊर्जा एक ही समान है, तो हम लोग को जो बल अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एक ही जैसा अप्लाई करेंगे। दोनों को रोकने के लिए एक ही बल लगाना पड़ेगा। अगर दोनों को गतिज ऊर्जा अलग अलग होती तो हमको बल अलग, जिसका गतिज ऊर्जा जितना अधिक होता उसमें बल उतना अधिक लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, चूंकि गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है, इसलिए जो हम लोग बल लगाएंगे क्या होगा, दोनों बराबर ही लगाएंगे। और अगर आपने बल भी बराबर बराबर लगाया, एक जैसा बल लगाया, तो जाहिर सी बात है कि वो विस्थापन भी एक ही जैसा करेंगे। ठीक, अगर बल बराबर हो गया तो विस्थापन भी क्या होगा, एक ही जैसा हो पाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जब भी किसी ट्रक और कार को जो है समान गतिज ऊर्जा वाले ट्रक और कार को अगर रोकने के लिए हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि दोनों का विस्थापन एक होगा, मतलब दोनों जो है एक ही जगह पे जाके रुकेंगे, मतलब एक समान दूरी तय करेंगे। कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी नहीं, ट्रक ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी नहीं, दोनों ही ठहरने पूर्व एक समान दूरी करेंगे। ठीक, तो दोनों ही क्या करेंगे, रुकने से पहले एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों का क्या है, गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है। क्योंकि गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है, इसलिए क्या होगा, हम लोग जो फोर्स भी अप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। इसको रोकने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के। चूंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी बराबर है, बल भी बराबर है, इसलिए क्या होगा, जो विस्थापन होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक समान दूरी तय करेंगे दोनों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक होता है इंपल्स, होता है इंपल्स, जिसको हम बोलते हैं आवेग। आवेग होता है जब कोई बड़ा बल जो है, बल और समय का गुणनफल होता है। ठीक, बल और समय। तो यहाँ पे जो है बल, जब कोई जो है बल कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है समय अंतराल होता है। जब कोई बल जो है कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, आवेग उत्पन्न होता है, इंपल्स होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, तो इस इंपल्स को कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि इंपल्स जो है आपको थोड़ा कम मिले।
आपको जो है फोर्स थोड़ा कम मिले, ऐसा क्या करेंगे आप? तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले इन दोनों चीज को समझना पड़ेगा। फोर्स एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारा जो है इम्पल्स है बराबर एफ इंटू ये टी है। तो मान लेते हैं पहले क्या मिल रहा है हमको, पहले मान लेते हैं दोनों बराबर है, मतलब हमने 10 न्यूटन का फोर्स जो है 5 सेकंड के लिए लगाया, तो ये बराबर कितना मिलेगा, हमारा जो इम्पल्स मिलेगा 50 मिलेगा। ये हो गया 50 हमको इम्पल्स मिला, अगर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं 5 सेकंड के लिए तो ठीक। अब मान लीजिए हमको इम्पल्स इतना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लेकिन चाहते हैं बल कम लगे। तो आप चाहते हैं आवेग तो उतना ही रहे, लेकिन क्या हो, बल की मात्रा कम हो जाए। बल की मात्रा कम हो जाए तो क्या, समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम समय को बढ़ा दे, देखिए अगर हम समय को बढ़ा के क्या कर दे, टी जो है टी को 10 कर दे, ठीक। पहले टी कितना था, 5 था, अब उसको 10 कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है बदल जाएगा। अब बदल के क्या होगा, ये आपका बल 5 हो जाएगा और हमारा जो है समय 10 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या होंगे, फिर 50 हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए पहले क्या था, आपका जो है T1 जो था 5 सेकेंड था, आपका F1 जो लग रहा था पहले 10 न्यूटन का था, तो हमको इम्पल्स कितना मिल रहा था, हमको इम्पल्स मिल रहा था आपका जो है 10 गुने 5, हमको 50 मिल रहा था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, T2 को बढ़ा देंगे, आप समय जो है इसको 10 सेकेंड कर दिया, हमारा जो है अब F2 क्या हो जाएगा, F2 जो है 5 हो जाएगा। तो इम्पल्स देखिए, तो इम्पल्स अभी भी हमको कितना मिल रहा है, तो 5 गुने 10 अभी भी 50 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बदल गया, यहाँ पे बदल गया क्या, फोर्स कम हो गया। तो फोर्स जो है कम हो गया, फोर्स कम हो गया, समय आप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप समय को बढ़ाएंगे क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, तो चोट कम लगेगा, गेंद जो है छूटने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, फील्डर हमेशा हाथ को पीछे करता है, जब भी कैच पकड़ना हो तो हाथ को पीछे करता है, ताकि वो समय को बढ़ा सके, ताकि क्या हो सके, बल की मात्रा को कम कर सके। तो क्योंकि वो घबरा गया है, नहीं, क्योंकि इससे गेंद का लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करना चाहता है। यस, जितना ज्यादा टाइम लेंगे बल उतना कम हो जाएगा, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ज्यादा बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यही कारण है क्रिकेट खेलते समय पीछे की तरफ हाथ किया जाता है फील्डर द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी, जब किसी कॉइल को हम लोग करते हैं, जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो उस पर जो ऊर्जा मिलती है उसको हम kx² से दिखाते हैं, उसको हम kx² से दिखाते हैं, ठीक। तो जैसे कोई स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके था, ये इतना है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेस कर दे रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने का मतलब हमने स्थिति में बदलाव ला दिया, पहले क्या था, ये इतना लंबा था, अब इसको कंप्रेस कर दिया हमने। तो जैसे इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस कर दिया तो हमने क्या किया, इसकी स्थिति में परिवर्तन लाया, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी आगे इसमें अपने आप जनरेट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर एनर्जी इसको बोलते हैं, या स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो है दूरी में बदलाव है, इसके जो लेंथ में जो है चेंजेस हुआ उसको हम बोलते हैं। तो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो है, के जो है स्प्रिंग का जो है नियतांक होता है। तो जितना ज्यादा हम इसको कंप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा आप कंप्रेस करेंगे, एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोल रहा है कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और प्रत्यास्थ ऊर्जा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आप जैसे स्प्रिंग पे वो फोर्स हटा देंगे, स्प्रिंग अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त करना चाहेगी। तो वस्तुओं द्वारा अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त करने का जो गुण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं, इलास्टिक नेचर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हम बल लगाएंगे, हमने कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, और जैसे वो बल हटाएंगे क्या होगा, स्प्रिंग अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा, ठीक। तो इस दौरान जो है स्प्रिंग में जो परिवर्तन हुआ उसी में क्या होगा, स्प्रिंग में एक तरह का ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये बढ़ेगा जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, ठीक। ये बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है ये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार के बल को
कहा जाता है। तो देखिए जब आपका जो है एक बिंदु से हम चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक, ए से गए बी तक, ठीक, और फिर बी से यहाँ पे आ गए ए तक, या फिर आप कैसे ही पाथ को फॉलो किए, ए से गए, ए गए, यहाँ पे आ गए, बी पे आ गए, फिर यहाँ पे गए आप सी पे गए, फिर यहाँ से आप आ गए डी पे आ गए। तो बोल रहा है कि जैसे कि अगर ये पथ पे निर्भर नहीं कर रहा है, दो बिंदुओं के कार्य जो है दो बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, तो मतलब बीच का मार्ग कैसा भी हो, बीच के मार्ग पर निर्भर करता है, केवल अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, शुरुआती और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो ऐसे वाले बल को क्या कहते हैं? तो ऐसे वाले बल को हम संरक्षित बल बोलते हैं, ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं इसको हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बल दो तरह के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव, असंरक्षित बल। संरक्षित बल किसको बोलते हैं? संरक्षित बल उस बल को बोलते हैं जो बल लगाने पे जब विस्थापन होता है, बल द्वारा जब कार्य किया जाएगा, ठीक है, तो वो किस पाथ पे फॉलो कर रहा है, जो पाथ जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता, मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ठीक, वो केवल किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे। तो बल किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। जब कोई बल द्वारा कार्य किया जाएगा, बल द्वारा विस्थापन उत्पन्न किया जाएगा, तो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, वो केवल किस पर करेगा? केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे करेगा। तो इसको हम बोलते हैं आपका संरक्षित बल या कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो हमेशा हर जगह उसका मान क्या होगा? बराबर होगा, W1 बराबर होगा W2 के, W2 बराबर होगा W3 के। इसका मान हर बार क्या होता है? बराबर बराबर आता है, हर एक पॉइंट पे बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर क्लोज पाथ हो गया, तो अगर मान लीजिए संरक्षित बल किसी क्लोज पाथ में, मतलब जो है एक बंद परिपथ में काम कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी संरक्षित बल किसी बंद परिपथ में कार्य करेगा तो उसका मान शून्य हो जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से चला था वो वहीं पे वापस आ जाएगा बंद परिपथ में, विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसलिए कार्य भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो संरक्षित बल द्वारा बंद परिपथ में किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि असंरक्षित बल द्वारा ऐसा नहीं होगा। असंरक्षित बल किसको बोलते हैं? तो ऐसा वाला बल जो मार्ग पर निर्भर करता है, मार्ग में जो जो परिवर्तन होता है उन सब पे निर्भर करता है। तो अगर बल जो है मार्ग पे निर्भर करता है तो उसको असंरक्षित बल बोलते हैं, और अगर मार्ग के पर निर्भर नहीं करता तो उसको हम संरक्षित बल बोलते हैं। संरक्षित बल का उदाहरण क्या हो सकता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल जो एक संरक्षित बल का, कंजर्वेटिव फोर्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर हमसे पूछे असंरक्षित बल का एग्जांपल दीजिए, तो असंरक्षित बल के एग्जांपल में हम लोग जो है आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह को रख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स असंरक्षित बल में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? संरक्षित बल होगा जो दो बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ठीक, मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। अगला, एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अगर परिपथ बंद है, यहां से हमने शुरुआत किया था और यहीं पे आके खत्म कर दिया, ठीक है, अगर हमने शुरुआत किया था यहाँ पे, तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा W = 0 हो जाएगा। तो संरक्षित बल द्वारा अगर बंद परिपथ में कार्य किया जाएगा तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये पथ पर निर्भर नहीं करता, ये दो अंतिम बिंदुओं पे निर्भर करता है, ठीक, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे। तो हमारे यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा, तो कार्य बराबर क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप जहां से चले थे आप वहीं पे आ गए, नहीं, तो यहाँ पे जो है बल गुणे 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य बंद परिपथ में हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ये हो जाएगा अपना। चलिए अगला, 14 किलोग्राम द्रव्यमान, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग से के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? ठीक है, तो आपको दो चीज दिया है, m दिया है 14 किलो, आपको जो है v दे दिया है 28 मीटर पर सेकंड, आपसे संवेग पूछा जा रहा है। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है m × v। तो आपको m दिया गया है 14 और आपको ये दिया गया है v 28 दिया है। 14 को 28 से गुना कीजिए, 140 140 280 और फिर जो है अपना 32, ये हो जाएगा आपका 392। 392 जो है आपका जो हो जाएगा 392, संवेग का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा अपना kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मान निकल जाएगा 392 किलोग्राम मीटर सेकेंड।
392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना, गुना कर देना। हमको जो है द्रव्यमान दिया है और हमको वेलोसिटी दिया है, वेग दिया है, तो हमें क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, संवेग हमको निकल जाएगा। ठीक, तो संवेग जो है इस पर निर्भर करता है कितना जो है मास है और कितना वेग है। जितना ज्यादा मास होगा संवेग की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ वेलोसिटी भी मायने रखता है। तो वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उसमें भी संवेग अधिक होगा। इसलिए दौड़ लगाने से पहले अगर आप ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेग को बढ़ाना पड़ेगा। वेग ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको संवेग मिलेगा, जिसके कारण जो आप लंबी छलांग लगा पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये हमेशा जो है कार्य करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है आपका। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलता क्या है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है आपका जो है प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। अंतिम और प्रारंभिक बराबर होते हैं, बस उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो अंतिम संवेग और प्रारंभिक संमान एक दूसरे के बराबर होते हैं, बस उनकी दिशा अलग अलग होती है। जैसे क्या होता है आपका जो है एम यू हो गया, बराबर होगा एम और आपके जो है भी के। ये अंतिम है, बस इसको क्या करेंगे, माइनस से दिखाएंगे। ठीक, तो अगर इसको एक साथ लाया जाए तो क्या होगा, एम यू एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपना सॉरी यहाँ पे होगा तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बराबर होते अपना, तो ऐसे करके हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे दो गो का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो कर देते हैं वहां पे, M1 M2 V1 V2 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, आप इसको समझना पड़ेगा, इसको समझिए आप। तो पहला रॉकेट जो होगा, रॉकेट में कुछ द्रव्यमान होगा और उसमें कुछ जो है वेलोसिटी होगी। ठीक है, फिर उसके पास क्या होगा, उसमें भी जो है फिर जो है वो जब चलना शुरू करेगा तो उसकी क्या होगी, उसके गति में परिवर्तन आएगा। रॉकेट जब चलेगा तो क्या होगा, उसमें जो गैसेस हो गए, जो हम लोग जो हाइड्रोजन उसमें भरे होंगे, वो जलेगा। तो जलेगा तो क्या होगा, उसका मास कम होगा और उसकी गति बढ़ेगी। तो रॉकेट धीरे धीरे गति प्राप्त करता है। ठीक, जो जितना ज्यादा गैसेस जलेंगे वो नीचे की तरफ क्या करेंगे, पृथ्वी पे धक्का मारेंगे। पृथ्वी पे जो है गैसेस क्या करेंगे, दबाव डालेंगे और जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी जो है एक थ्रस्ट बल लगाएगा, थ्रस्ट देगा, जिसके कारण आपका जो है वो मोशन में आएगा, आपका रॉकेट जो है उसकी गति बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझना ये है। अब देखिए क्या हो रहा, तो पहले मास अधिक होगा, गति कम हो जाएगी। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या होगा, मास और इसमें जो है चेंजेस आएगा। तो अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग मास पहले क्या 1000 है, मान लेते हैं पहले यहाँ पे 1000 टन था, कोई ऐसे ही फिगर ले लेते हैं, 1000 होता है। इसकी गति क्या होती है, तो मान लेते हैं पहले गति जो है केवल 20 थी। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, अब देखिए पहले ये था, ये बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अब दूसरी बार इसकी गति क्या होगी, रॉकेट की गति लगातार बढ़ेगी, गति बढ़ रही होगी, तो गति बढ़ जाएगी। तो गति जब बढ़ेगा तो क्या होगा, मास कम होना चाहिए, तो इसका मास जो है कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 और यहाँ पे हो जाएगा ये 40। देखिए दोनों अभी बराबर आ रहा है कि नहीं, देखिए अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका जो है 20,000 है और यहाँ पे भी देखिए 20,000 हुआ, तो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर। इसका मतलब जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे इसकी गति बढ़ती जाएगी। मास कम होगा, गति बढ़ती जाएगी। ये और कम हो जाएगा मास, गति इसकी बढ़ती जाएगी। ये मास कम होकर 100 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जो है गति और बढ़ जाएगी, इसकी गति जो है बढ़ के जो है और ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका वो करेंगे अपना, कम होते जाएगा अपना। जैसे जैसे इसका हम लोग मास कम करेंगे, इसकी क्या होगा, गति जो है धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगी, गति जो है और तेजी से बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक, तो गति बढ़ के जो है यहाँ पे 200 चला जाएगा, ये ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो ये होता है अपना, जैसे जैसे उसमें रॉकेट जो है, रॉकेट में जो है फ्यूल जलेगा, उसका मास कम होगा और जो मास में कमी होगी वही क्या होगा, उसके गति में वृद्धि का कारण बनेगा। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो संवेग संरक्षण तो हो ही रहा है, क्योंकि जो प्रारंभिक और अंतिम बराबर है, क्योंकि हमारे पास मास पहले अधिक होता है, गति कम होता है। अब क्या हो गया, मास कम हो गया और गति हमारे पास ज्यादा हो गई, तो ये ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो ये क्या समझ रहे हैं आप, जब भी मास में कमी होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, इसी तरह से ये काम करता रहेगा। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो लेवोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है,
और ऊर्जा संरक्षण का भी आता है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही जो है बनाया जा सकता है, ना ही उसको जो है आप किसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया अपना रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है m इंटू वी, जहां पे क्या होता है द्रव्यमान, m फॉर द्रव्यमान होता है और ये होता है अपना वेग। तो v बराबर वेग है, m बराबर द्रव्यमान है, p बराबर अपना क्या है? संवेग है। तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में देखा जाए? तो द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग ये है। तो द्रव्यमान और वेग मिला के क्या बनेगा? द्रव्यमान और वेग मिला के बनेगा संवेग। ठीक है, m इंटू ए, ये बन जाएगा बल। द्रव्यमान है ना m इंटू ए, एफ इक्वल टू होता है ना, एफ इक्वल टू होता है एम ए, ये बल का हो जाएगा। द्रव्यमान और जड़त्व से संबंध बताते हैं, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व का गुण उतना अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे m इंटू वी होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। मतलब आपका गतिज ऊर्जा समानुपाती है मास यानी जो है द्रव्यमान के। ठीक है, दूसरा जो है आपका गतिज ऊर्जा जो है समानुपाती है वेग के वर्ग के। तो इन्हीं दोनों चीज पे निर्भर करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा बोल रहा है कि जो है किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा की वृद्धि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा की वृद्धि के लिए जो है जितना ज्यादा उसमें वेग होगा, जितना ज्यादा उसमें गति होगा, हो जाएगा। ठीक है, दो दो ऑप्शन में गति गति आ गया, दोनों ऑप्शन गति गति। ठीक है, तो यहाँ पे गति जितना ज्यादा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक, वेग जितना अधिक होगा, वेग पे निर्भर करता है। तो वेग की मात्रा जितना अधिक हो, वेग जितना अधिक होगा गतिज ऊर्जा आपका उतना अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है? तो आपके वेग के स्क्वायर के समानुपाती है। तो वेग को बढ़ाइए, तो यहाँ पे किसी को काट के आप वेग कर लीजिए, नहीं दोनों गति गति है तो एक को काट लीजिए, अगर इसी को काट के कर लीजिए, इसको जो है आप वेग कर लीजिए। वेग गति दोनों चलेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में होना चाहिए था, या तो गति होना चाहिए था, यहाँ पे दोनों गति गति हो गया। ठीक, कोई एक ही रहे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वेग के समानुपाती हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपेक्षिता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया? तो सब फेमस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा जो है इसको 1905 में बताया गया था और पूरी दुनिया के सामने इसको पब्लिश किया गया 1915 में। ठीक, 1915 में। और एक होता है आपका जो है आइंस्टीन द्वारा, जो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, वो दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के कारण। इसको बोलते हैं हम लोग जो है प्रकाश वैद्युत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो है, आइजैक न्यूटन अपना गति का लॉ ऑफ मोशन देंगे, इन्होंने जो है लॉ ऑफ मोशन दिया था। ठीक है, मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियम की खोज करेंगी, ये रेडियम और रेडियो एक्टिविटी की खोज भी, रेडियो एक्टिविटी का खोज भी जो है इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, तो ये जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज करेंगी, साथ ही साथ पोलेनियम की भी खोज करेंगी ये। तो दो चीजों का खोज करेंगी और इनके लिए भी जो है मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। 1903 में इनको जो है रेडियो एक्टिविटी की जो है, रेडियो एक्टिविटी में योगदान के लिए दिया गया था, उसकी खोज की गई थी हेनरी बेकुलर द्वारा। ठीक, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था, जिसके कारण इनको 1903 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 1911 में इन्होंने रेडियम वगैरह की खोज की, पोलेनियम की खोज की, जिसके कारण इनको जो है 1911 में भी इनको प्राइज दिया गया था। ठीक, तो इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एकमात्र महिला है।
2 बार नोबेल प्राइज मिला और दोनों अलग अलग क्षेत्र में। ये हो गया अपना, ठीक। स्टीफन हॉकिंस जो है, स्टीफन हॉकिंस ने जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा हुआ है, या फिर ब्लैक होल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी इन्होंने ही दिया है, स्टीफन हॉकिंस ने। अपाहिज थे फिर भी इन्होंने बहुत कुछ बताया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है अगला सेशन करेंगे, उसमें हम लोग शायद न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये अगले सेशन में हम लोग करेंगे।